Hello guys, welcome to my channel A.Medical Knowledge and welcome to part 2 video. We already discussed the peptidic ulcer causes, the pathways, the classification. You can get this video from A.Medical Knowledge part 1 video. Now we are going to discuss the classification of treatment. First of all, we are going to discuss the drug that neutralize the gastric secretion, in which most commonly NSAIDs or magnesium chloride or aluminium hydroxides most commonly used, जो हमारे पास क्या कर रही हैं कि म्यूकस की सिक्रीशन को कम कर रही है। अब किस तरह कर रही हैं वो हम देखते हैं, कम मतलब न्यूट्रलाइज उसे कर रही है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह कम प्रोडक्शन कर रही है एज प्रोटीन पम्प को इनहिबिट करके। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो फिर मैं एक दफ़ा कह रही हूँ वो देख ले, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको ये टॉपिक इतना क्लियर समझ नहीं आएगा। अगर हम एनसेड्स की बात करें तो ये बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो ऑरली हम ले रहे होते हैं, और ये गैस्ट्रिक एसिड और जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसकी पीएच को मेंटेन कर रहा होता है। और यहाँ पे जो होता है पेप्सिन जो होता है वो एक्टिवेट होती है अबव पीएच 4 में। एनसेड्स में ना दो टाइप होती है, ये आपने कॉमनली याद करना है, एक सिस्टमेटिक होती है और एक नॉन सिस्टमेटिक होती है। सिस्टमेटिक जो होती है ना वो ज़्यादातर सिरप की फॉर्म में मिले होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि नॉन सिस्टमेटिक में आपने याद रखना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट कर रहा है। इनके सॉल्ट्स को याद करने का एक निमोनिक से कैम, ठीक है, जो हम राइमिंग वर्ड बचपन में पढ़ते थे। सी से कैल्शियम कार्बोनेट, ए से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सिस्टमेटिक में एक ही है सोडियम बाइकार्बोनेट। सिस्टमेटिक एनसेड्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। पहली बात इसके लिए भी आपने कुछ पॉइंट्स याद करने हैं जो कि इनफ होंगे, जो मैं बता रही हूँ। अगर वही वीडियो आप गौर से सुन लेंगे तो आपको मोस्टली याद हो जाएगा, और जब बुक से पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी होगा। सिस्टमेटिक एनसेड्स में आपने याद रखना है कि रैपिडली एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। ये क्या करते हैं कि CO2 की जो है ना रिलीज करे स्टमक से, एस्केप करे इरोकेशंस के जरिए, यानी ब्रम्पिंग के जरिए, ब्रम्पिंग डिकार जिसे हम कह रहे होते हैं, उसके ज़रिए बॉडी से रिलीज़ कर रहे होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, आप देखिए शॉर्ट लिविंग है, फ़ौरन खाया, CO2 स्टमक से रिलीज़ हुई। आप एक सिनेरियो या स्टोरी बना ले कि आपने जल्दी से खाया सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सिस्टमेटिक एनसेड्स था, इसका काम क्या था, न्यूट्रलाइज करना। जैसे आपके स्टमक के अंदर ये गया, उसने क्या किया, CO2 को रिलीज़ किया, ब्रम्पिंग के ज़रिए ठीक हो गया, वो रिलीज़ हो गया। साथ ही साथ इसने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो गया, वहाँ पे सिस्टमेटिक अल्कोसिस के ज़रिए, वहाँ पे ये हाइपर एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक लेवल को इंक्रीज़ करके उसने गैस्ट्रिक की पीएच को ज़्यादा किया। जैसे सोडियम का लोड ज़्यादा हुआ तो इसकी वजह से इसके ज़्यादा डिसएडवांटेज हो रहे होते हैं, इसलिए हम इसको कम यूज़ कर रहे थे। पहली बात डिसएडवांटेज ये कि शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग के जरिए CO2 को तो ब्रम्पिंग के जरिए उसने रिमूव कर दिया। अब इंटेस्टाइन में जाके अल्कोसिस करा है, अल्कोसिस करने के साथ साथ क्या करा है कि सोडियम लोड इंक्रीज करा है, इसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर रहे थे। सोडियम बाइकार्बोनेट जो यूज़ हो रहा था एनसेड्स के तौर पे इन पेप्टाइटिक अल्सर, अदर यूजेस इसका ये होता है कि अल्कनाइज कर रहा होता है हमारी यूरिन की पॉइजनिंग को। देखिए इसने इंटेस्टाइन में जाके क्या अल्कोसिस, तो वहाँ पे इसको ट्रीट किस लिए हम करें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए हम ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक होगा, यूरिन की पॉइजनिंग के लिए। तो इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको हम कम यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास आता है नॉन सिस्टमेटिक एनसेड। नॉन सिस्टमेटिक एनसेड जो होता है ये इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है, जो कि रिएक्ट कर रहा होता है स्टमक के साथ HCl को और फॉर्म कर रहा होता है क्लोराइड एंड वाटर। अब इसने क्या किया, ये इनसॉल्युबल है, ये इसने क्या किया, रिएक्ट किया स्टमक के साथ HCl को, और क्लोराइड सेपरेट होगा और वाटर सेपरेट होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो स्लो एक्टिंग होता है, और इसकी न्यूट्रलाइजेटिंग कैपेसिटी भी स्लोली होती है। स्लो एक्टिंग है तो न्यूट्रलाइजेटिंग कैपेसिटी भी स्लोली है, ठीक है। दूसरा ये क्या कर रहा होता है, एल्यूमिनियम आयंस होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स को, जिसके अंदर से गैस्ट्रिक एम्पटिंग एल्यूमिनियम आयंस जो होते हैं ना, अब ये है कि ये प्रोटेक्टिव कोटिंग भी बना रहा होता है स्टमक में। सिस्टमेटिक में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो याद रखना है कि स्लो एक्टिंग है, क्यों, न्यूट्रलाइजेटिंग कैपेसिटी इसकी कम है। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग जो अल्सर में वो बना रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है हमारे स्मूथ मसल को, जिसकी वजह से डिले एम्पटिंग आ रही है हमारे पास गैस्ट्रिक कंटेंट की, और कॉन्स्टिपेशन जा रहा है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का डिसएडवांटेज ये होता है कि ये बाइंड कर रहा होता है फास्फेट के साथ, और इसकी वजह से हाइपोफास्फेट बना रहा होता है प्रोलॉन्ग अगर हम यूज़ करें। बाकी सारे इसके एडवांटेज ही है, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे आपके दिमाग में आना, आपने कहना स्लो एक्टिंग है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, प्रोटेक्टिव कोटिंग बना रहा है, तीसरी बात। चौथी बात ये है कि हमारे मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, स्मूथ मसल के, गैस्ट्रिक एम्पटिंग और कॉन्स्टिपेशन से हमें इम्प्रूव कर रहा है हमारी, ठीक है। दूसरा इसका नुकसान ये आ जाता है फास्ट फूड के साथ बाइंड करके हाइपोफास्फेट बना रहा होता है, जो अगर हम प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे तो।
दूसरी इसकी बात आती है मैग्नीशियम सॉल्ट्स बना रहा होता है। एक्शन इसका क्विकली होता है, प्रोलॉन्ग होता है। इसकी क्या होती है, रिबाउंड एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। ये जो होता है ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रोग्रेटिव्स के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। ये भी आंसर होता है लेकिन ये माइल्ड डायरिया में दे रहा होता है। क्विक होता है, प्रोलॉन्ग होता है, माइल्ड डायरिया में दे रहे होते हैं। देन उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्विकली या प्रोलॉन्ग एक्शन रख रहा है, CO2 को रिमूव कर रहा है जो डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर रही थी। और ये हमारे पास कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन और हाइपरकैलेसीमिया। आंसर जो होते हैं कम्बिनेशन में दे रहे होते हैं हम। क्विक और प्रोलॉन्ग इफेक्ट के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रहे थे और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन कर रहे होते हैं। न्यूट्रलाइजेटिंग इफेक्ट में ये हम मैग्नीशियम सॉल्ट को दे रहे होते हैं और एल्यूमिनियम सॉल्ट को दे रहे होते हैं। गैस्ट्रिक एम्पटिंग के लिए मैग्नीशियम सॉल्ट को दे रहे होते हैं, एल्यूमिनियम सॉल्ट को दे रहे होते हैं। एंसन टैबलेट जो होते हैं वो ज़्यादातर च्यू कर रहे होते हैं या स्वॉलो कर रहे होते हैं। डू नॉट डिस्टिंग्विश वेल इन द स्टमक, जेल फॉर्म में भी हम दे रहे होते हैं। 1 आवर से आफ्टर फूड न्यूट्रलाइजेशन और 2 आवर दे रहे होते हैं। एंसर्स हमारे पास यूज़ होता है हाइपर एसिडिटी, पेप्टाइड अल्सर, रिफ्लेक्स ऑफ एसोफेगस को कम करने के लिए। दूसरी हमारे पास बात आती है कि ड्रग का इंट्रैक्शन क्या है। आंसर जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये आयरन, टेट्रासाइलिन, डिक्सोगोन और फ्लोरोक्वासिन, सल्फोमेट्स, एंटी मस्करीडिक ड्रग्स। और ये आंसर जो होते हैं ये 2 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर द अदर ड्रग लेने चाहिए। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट बात आती है H2 रिसेप्टर को ब्लॉकेज। H2 रिसेप्टर के ब्लॉकेज में सिंपैथेड्रिन, रेंटाडीन और फेमेटाडीन, रोक्साडिन आ रहा होता है। ठीक होगा। ये ड्रग्स जो देखो नाम ही बता रहा है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब ये ड्रग्स जो है वो रिसेप्टर के साथ जहाँ पे बाइंड करना था वो वाले एरिया को ही ब्लॉक कर रही है, मतलब रिसेप्टर आके बाइंड ही ना करे। तो ये कौन सा, कम्पिटिटिव रिसेप्टर, जो हमने फर्स्ट फार्माकोलॉजी में पढ़ा हुआ है। अब ये ड्रग्स होती है ये बाइंड करी होती है H2 रिसेप्टर कम्पिटेटर इनहिबिटेड के साथ। या एक्शन ऑफ हिस्टामिन H2 रिसेप्टर को रिड्यूस कर रही होती है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम कर रही होती है। ये वॉल्यूम और एसिडिटी ऑफ बेसल और नॉन क्यूरल फूड इंड्यूस सिक्रीशन कर रही होती है। ये 90% रिडक्शन के लेके आ रही थी गैस्ट्रिक सिक्रीशन में सिंगल डोज। गैस्ट्रिक इंड्यूस कर रही थी एसिल सिक्रीशन, पेप्सिन ऑल्सो रिड्यूस कर रहा था। ये एक्शन जो होता है ये हीलिंग। देन हमारे पास आता है फार्माकोकाइनेटिक। H2 ब्लॉकर्स होते हैं ये ऑब्जर्व सिमेमाइड्स होते हैं और ये 5 to 8 आवर दे रहे होते हैं। ठीक है। फेमेटेंस और रेमेटेंस जो होते हैं 12 आवर के बाद हम दे रहे होते हैं। एडवर्स इफेक्ट किसी भी बीमारी के याद करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी ड्रग के। H2 ब्लॉकर्स जो होता है वेल टॉलरेटेबल होता है, मिनिमम साइड इफेक्ट आता है जिसमें डिजीनेस आ रही होती है। ठीक है। डायरिया, मसल पेन्स और हेडेक आ रहे होते हैं। ये जो होता है H2 रिसेप्टर हैव अ सिग्निफिकेंट फंक्शन होता है अदर टिश्यू एक्सेप्ट समय। H2 रिसेप्टर ब्लॉक कर रहे होते हैं, सेफ ड्रग होते हैं। सिमेटिन एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन लेके आ रहे थे, इंक्रीज कर रहा होता है प्लाज्मा प्रोक्लेन लेवल को और इनहिबिट कर रहा होता है एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म लिवर। प्रोलॉन्ग यूज़ करोगे तो गेनेसम इम्पोर्टेंस और लॉस ऑफ लिबॉर्ड लेके आ रहा होगा। CNS के ऊपर भी इफेक्ट, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, हेडेक, डिजीनेस, डायरिया, रैशेज, ये नॉर्मल इसके इफेक्ट आ रहे होते हैं। देन हमारे पास आता है रेंटाडीन। रेंटाडीन H2 रिसेप्टर सवेयर एडवांटेज होता है अगर सिमेमाइड से हम इसे कंपेयर करें। रेनेटाइन जो होता है ये मोर पोटेंशियल होता है, इसका लॉन्ग एक्टिंग होता है। नो एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है, नो CNS इफेक्ट आ रहा होता है और ये जो होता है वो क्रॉस नहीं कर रहा होता ब्लड ब्रेन बैरियर और इनहिबिट कर रहा था माइक्रोसोमल एंजाइम को। एडवर्स इफेक्ट हेडेक और डिजीनेस आ। देन हमारे पास आता है फेमेटोडीन। ये सिमिलर होता है, मोर पोटेंशियल होता है रेमेटाडीन से, हेडेक और रैशेज। रेक्साविन भी मोर पोटेंशियल होता है। अब H2 ब्लॉकर्स के यूजेस की बात। यूजेस ऑफ H2 ब्लॉकर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आप कर लीजिएगा। H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, रैपिड रिलीफ ला रहे होते हैं पेन से। 6 to 8 आवर में ही हमें ट्रीटमेंट में पेप्टाइड अल्सर को ट्रीट कर रहे थे, हम H2 ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे। अब गैस्ट्रिक एंड नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, ठीक है, उसको भी करने के लिए कौन, ये H2 ब्लॉकर्स यूज़ कर रहे होते हैं। HERD का मतलब क्या होता है, एसिडिक रिफ्लेक्स गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़। उसमें ये H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं ये इनहिबिटेड कर रहे होते हैं, ऑल्टर कर रहे होते हैं उसके प्रोसेस को। ठीक है। प्रोटीन पम्प इनहिबिटर को पैरासिनेस्थेटिक मेडिकेशन में एनेस्थीसिया में दे रहे होते हैं। ये डैमेज कर रहा होता है रेस्पिरेटरी म्यूकस और रेस्पिरेटरी को। ठीक है। सर्जरी के दरमियान हम दे रहे होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद ज़ोलिगर एल्सन सिंड्रोम जो आ रहा होता है ये हमारे पास हाई डोज ऑफ H2 ब्लॉकर यूज़ हो गई तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट करेंगे प्रोटीन पम्प इनहिबिटर को। देन रेनेडिन मोर प्रेफरेबली गिवन होता है 4 to 8 वीक और ये कॉन्टीन्यू 6 मंथ्स तक दे रहे होते हैं। देन प्रोटीन पम्प इनहिबिटर जो होता है वो ओमेप्राजोल आ रहा है। ओमेप्राजोल मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।